हम लोग मानते हैं कि माँ बाप जो है वो हमारे देवता है, वो भगवान है, ठीक है। मैं नहीं मानती, क्योंकि आप जब उनको भगवान या देवता बना देते हो ना, आप उनसे गलती करने का अधिकार छीन लेते हो। फ्रेंड्स आर योर बिगेस्ट रिसोर्स इन लाइफ। आपको, मैं मानती हूँ कि अगर मैं किसी की दोस्त हूँ और मैं उसे किसी तरह का कोई फ़ायदा पहुँचा सकती हूँ, आप प्लीज़ मेरा फ़ायदा उठाइए। आपको कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है, आपको कोई रोल मॉडल नहीं है, तो मुश्किल तो होती ही है। कोई सॉफ्ट स्टोरी नहीं है ये, तो उसमें कई बार आपका कॉन्फिडेंस ऊपर नीचे डगमगाता है। फिर एक उम्र की भी बात होती है, लोग आपसे कहते हैं कि यार ये उम्र जा रही है, हो रहा है, 50 चीज़ें होती हैं, पैसे कम ज़्यादा होते हैं। ट्विटर मेरा फेवरेट प्लेटफॉर्म है। आई लव द क्या एक पेज है ट्विटर पे, घर के कलेश। ओह भाई, इट्स माय फेवरेट पेज। एक घर के कलेश पे एक वीडियो आई थी कलेश की। एक लड़की है, वो भाग रही बहुत तेज, और एक लड़का उसके पीछे ऐसे लंबा सा डंडा लेके भाग रहा था। उस कलेश का इनने कॉन्टेक्स्ट डाला था, पीटी उषा वर्सेस नीरज चोपड़ा का कलेश। एक बार आप कुछ बोल के सुना दे, मतलब बता सकते हो इंदौरी में। भैया पॉडकास्ट में आगे तो अपने बहुत ही मजा आ रहा है, और नीनी करके मेरे को लगता है इस पॉडकास्ट पे कम से कम 1 मिलियन व्यूज तो आ ही जाने चाहिए। और दीपक भैया यहाँ पे अपना बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो भैया बोल दिया, भैया। बट आर यू वेरी पर्टिकुलर कि ये मैंने बोल दिया है, आर यू वेरी पर्टिकुलर कि ये बात जानी चाहिए इंटरनेट पे, ये बात नहीं जानी चाहिए, और आर यू वेरी कि हाँ ठीक है नहीं, सो पर्टिकुलर इन अ सेंस, आप कंफर्टेबली बैठ जाओ आराम से। अरे आप मैं तो बहुत कंफर्टेबल कंफर्टेबल हूँ। सो पर्टिकुलर इन अ सेंस मोहित भाई माइक थोड़ा सा आगे कर दो, आप पीछे होकर आराम से बैठ जाओ, माइक विल एडजस्ट। नहीं, मैं तो ऐसे हिलती डुलती रहूंगी। अच्छा ठीक है। सो पर्टिकुलर इन अ सेंस, मैं ऐसे पर्टिकुलर नहीं हूँ कि यार ये बात नहीं जानी चाहिए, वो बात जली जानी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मैं ऐसा कुछ करती ही नहीं हूँ जो किसी को पता चले तो मुझे उससे शर्मिंदगी हो। मैं ऐसे कोई, मेरी ऐसी कोई आदत ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है जो मैं क्लेम नहीं कर सकती कि हाँ मैंने ये की है। वही वो जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वाली बात है ना, कि आपको नहीं पता ना कौन कैसे क्या प्रेजेंट कर रहा है, वो चीज़ आपके हाथ में नहीं है वंस यू आर आउट देयर इन द पब्लिक आई। सो वो है, अब वो मैंने चीज़ रियलाइज़ की कि यार अभी तो इतनी पॉपुलैरिटी है भी नहीं, और आगे मालिक की कृपा से बढ़ेगी तब तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आ जाएगा। तो अब वो आई एम लेटिंग इट गो अ लिटिल बिट। पर हाँ, मतलब मेरा एक सर्टन कॉन्डक्ट है कि मैं उस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करती हूँ, और वो चीज़ मुझे नेचुरली आती है। तो वही है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि प्लान्ड इमेज है कि हाँ पर्टिकुलरली ये चीज़ मेरी इमेज की। अब कोई PR पब्लिसिस्ट तो है नहीं, सो हम जो डाल सकते हैं वही है बस। बट आजकल बड़ा मतलब आई थिंक स्पेशली इन द लॉन्ग फॉर्म कंटेंट लाइक द पॉडकास्ट, बड़ा प्रॉब्लमेटिक सीन ये हो गया कि लोग खुल के बात करना चाहते हैं, हाँ, बट फिर भी नाम नहीं ले सकते। और I've hosted around, I've done around 40-45 episodes so far, and I've realized this one thing कि people want to share certain things, and in fact people have shared certain things in the past by taking names, and they've seen the repercussions of it, they've seen the downside of it. And even though you call it, like we call this as the candid unfiltered podcast, where जिसलिए मैंने आपको बोला कि आप अगर कॉफी बनाओगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, because essentially the format is such, right? So we want people to share, and as much of an unfiltered as we do it, कहीं ना कहीं it becomes. पर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ज़रूरी भी नहीं है किसी का नाम लेना, क्योंकि अब वही बात हो गई ना कि अब ये पॉडकास्ट का फॉर्मेट आ गया कि आप चाहते हो कि आपकी लाइफ के बारे में और इनसाइट्स लोगों को मिले, पर उस बंदे की या जिस भी इंसान की, शख्स की वो बात है, उन्होंने तो साइन अप नहीं किया था ना कि एक पब्लिक प्लेटफॉर्म में चली जाएगी। तो वो तो उनका प्राइवेट मोमेंट है ना। आप अगर आके किसी का नाम लेकर बता दो तो इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़, आई पर्सनली थिंक इज कूल ऑल्सो। आप अगर तारीफ़ कर रहे हो किसी की, या आप किसी के बारे में कोई अच्छी बात बोल रहे हो जिससे आपने कुछ सीखा करा, वो सब ठीक है, वो चलता है कि पीपल वॉन्ट टू सी दैट। बट अब किसी के आप कोई ऐसी बात है जो आपको शायद ठीक नहीं लगी है कुछ, और आपने पब्लिकली आके बता दिया, तो वो हुई तो पब्लिक आई में नहीं थी ना, तो गलत ही है एक तरह से। मतलब होगा अनफिल्टर्ड कॉन्वर्सेशन है तो होगा, चिल कॉन्वर्सेशन है तो, पर उस बंदे ने तो नहीं साइन अप किया था ना उसके लिए कि हाँ आज मुझसे ये मिस्टेक हो गई है, या फिर आज मुझसे ये कोई बात हो गई है, कहीं यहाँ पे पॉडकास्ट में जाके इस बारे में कोई बात कर रहा होगा, तो गलत ही है वो तो। बट अगर कोई, जैसे अगर खुल के कोई बात करना चाहे, नाम लेना चाहे, is that
a big problem. आई डोंट थिंक कि it is- खुल के बात करने का मतलब है कि आप किसी की बात आप पूरे समाज में फैला दो. मुझे नहीं लगता खुल के बात करने का मतलब वो है. आप अनफिल्टर्ड खुल के अपनी बातें कर सकते हो. आपको हक है आप अपनी बात जिससे करना चाहो. किसी और की स्टोरी आप पब्लिकली प्रेजेंट करो अपने साइड से, वो मुझे नहीं लगता कि किसी को वो हक होना चाहिए. और ज़रूरी नहीं है ना कि हर ओपिनियन पब्लिक को बताया जाए. हर ओपिनियन तो आप नहीं है ना. हाँ ठीक है, कोई बात हुई है, ज़रूरी थोड़ी है कि आप हर बात ही पब्लिक को बता दोगे. और वो आपने प्रेजेंट की है तो आपको आपकी स्टोरी प्रेजेंट हुई है. वो उस जिसकी बात कर रहे हो आप, वो तो पता नहीं किस कॉन्टेक्स्ट में हुई होगी उस इंसान की वो स्टोरी. उसका पार्ट, हर स्टोरी के 3 साइड होते हैं ना. एक जो हुआ है, एक मेरा साइड, एक आपका साइड. उसका साइड तो पता नहीं है ना किसी को, तो वो तो गलत ही है. मैं मानती हूँ कि वो ठीक नहीं है. मतलब आप या तो परमिशन लेके बोलो. इंटरेस्टिंग. इंदौर के बारे में कुछ बताओ. इंदौर के बारे में क्या बताओ यार, हर साल सफाई में नंबर 1 आ जाता है. इंदौर के बारे में तो यही है. और क्या, पिछले 7 साल से आ रहा है. दिस 7 टाइम ना, वही है. और बट इंदौर में बहुत फ्लेवर है. और मैं मतलब मेरी जो भी कॉमेडी है, या मुझे जो भी हिंदी मेरी बहुत अच्छी है, या फिर मुझे जो लिटरेचर के बारे में पता है, दोस्त जो है वो सब मुझे इंदौर से ही मिला है. उसी जगह ने मुझे बनाया है. और जो भी मेरी जो कैरेक्टर ट्रेट्स है वो सब इंदौर से ही आई है. और मैं उस चीज़ को बहुत प्राउडली आई वेयर दैट. मैं ये नहीं सोचती कि यार ये नहीं लगना चाहिए कि ये तो इस डायलेक्ट में बात करती है. मुझे कुछ लोग कमेंट में बोलते भी यार कितनी इंदौरी है, और ये क्या है, मतलब आप की इंग्लिश भी इंदौरी है. तो वो हूँ ही मैं. क्या है इंग्लिश इंदौरी? मतलब जैसे मेरा एक्सेंट ही है इंदौरी. आप अभी तो मैं बात कर रही हूँ तो जैसे कई चीज़ें हैं जो कोई इंदौर का व्यक्ति होगा वो पकड़ लेगा कि अच्छा ये तो इंदौर की ही लड़की है. एक बार आप कुछ बोल के सुना दे, मतलब बता सकते हो इंदौरी में. इसको में- इंदौरी बोलते हैं. इंदौरी ना? मतलब डायलेक्ट है. लैंग्वेज तो हाँ, हिंदी ही है. हाँ. इंदौरी जो मालवा रीजन का वो हाँ, डायलेक्ट है एक. वो हर जगह का, जैसे यूपी का एक डायलेक्ट होता है, उस तरह से इंदौर का भी एक डायलेक्ट. क्या बोल के बताऊँ मैं आपको. कैसा लग रहा है आपको पॉडकास्ट पे आके, बता दो. भैया पॉडकास्ट में आगे तो अपने को बहुत ही मज़ा आ रहा है. और नीनी करके मेरे को लगता है इस पॉडकास्ट पे कम से कम 1 मिलियन व्यूज़ तो आ ही जाने चाहिए. और दीपक भैया यहाँ पे अपना बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं. एंड आ गया. दीपक भैया में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं. तो भैया बोल दिया भैया. इंटरेस्टिंग. पहला ओपन माइक कब किया था? 12 फरवरी 2017. 12 फरवरी 2017. कहाँ पे परफॉर्म किया था? बॉम्बे में था? बॉम्बे में ही हैबिटेट जो है अभी, खार. पहले ट्यूनिंग फोक हुआ करता था, वहाँ पे परफॉर्म किया था. और बस उसके बाद फिर मैंने ज़्यादा, उसके बाद मैंने स्टैंड अप पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया. मैं एक्टिंग में ज़्यादा थी. एक मैं यूट्यूब चैनल के साथ काम करती थी, मैं उनके साथ ज़्यादा काम करती थी, मैं उसमें बहुत व्यस्त रहती थी. पर मैं चली जाती थी रेगुलरली. मतलब कभी एक ओपन माइक कर लिया, कुछ कर लिया. उतना मटेरियल नहीं मैंने बिल्ड किया था. मैंने अभी पिछले 1.5-2 साल में एकदम प्रॉपर फोकस करना शुरू किया स्टैंड अप पे कि ये चीज़ जो है ये मुझे ठीक से करनी है. तो अभी पिछले 1.5-2 साल में तो मैं बहुत रेगुलर हूँ. कैसा गया था पहला ओपन माइक? बढ़िया गया था. मतलब मुझे पता नहीं था कि क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए. मुझे ये भी नहीं पता था कि क्या व्हाट फीडबैक इज़ गुड फीडबैक, व्हाट इज़ बैड. कभी ज़िंदगी में की नहीं थी कॉमेडी. पता नहीं था कॉमेडी करते कैसे, करना क्या है कॉमेडी, कुछ आइडिया नहीं था. बस किसी ने बोल दिया था कि भाई 4 मिनट का स्पॉट होता है, आप 1-2 चीज़ जोक लेके चढ़ जाओ स्टेज पे. मैं कुछ 1-2 जोक्स लेकर. किसके बारे में बात किया था, कुछ याद है? याद मतलब किए था जो भी बात किया था. पर आ जाओ एक बार याद है, पर वो मतलब वो इररिलेवेंट. मतलब वो तो फर्स्ट थॉट्स थे. अब वो तो बचपन के कि मतलब जो ऐसा बोलते भी है ना कि आप जब परफॉर्म करना शुरू करते हो तो शुरुआत के जो फर्स्ट थॉट्स है, पहले वो अच्छा है जल्दी जल्दी निकल जाए, तो फिर आपके अच्छे जो सब्सटैंशियल थॉट्स होते हैं वो आते हैं. तो वो मैंने बहुत जल्दी जल्दी कर दिया था क्योंकि मुझे था कि मैं ये सोच के गई थी कि 4 मिनट के जोक सोच के गई तो 4 मिनट पूरा करके ही जाना है जोक. मुझे कोई मतलब नहीं, कोई हंस रहा है उससे तो मैं रुकूंगी ही नहीं. मुझे पता ही नहीं था कैसे करना है. तो वो किया. फिर उस पर फीडबैक अच्छा मिला था. मतलब लोग हंसे वसे थे सब. बॉम्बे की ऑडियंस थोड़ी सी वो भी है, मतलब कर्टियस नहीं. बॉम्बे की ऑडियंस थोड़ी फॉरगिविंग है. मतलब टफ नहीं है उतनी. मतलब कि आप बहुत ज़्यादा एनकरेज करती है आपको. तो ठीक गया. फिर मैंने सोचा कि यार ट्राई करना चाहिए, कुछ है बात. तो मैंने स्टैंड अप सिर्फ इसलिए करना शुरू किया था क्योंकि वो मेरा टाइम फिल कर देता था कि अभी टाइम है मेरे पास तो मैं चलो ये कर सकती हूँ. मुझे क्योंकि समय ख़राब करना पसंद नहीं है. तो वो पर वहाँ से बात बन गई मेरी. उससे मुझे बहुत रिकग्निशन भी मिला, उससे मुझे पैसे मिले और उससे सक्सेस मिला, लोग मुझे जानते हैं. तो वो उस वजह से ही हुआ है. तो वो चीज़ को मैं कि यहाँ से बरकत आ रही है तो ये मेंटेन रखना है अपने को. बरकत, बढ़िया वर्ड यूज़ किया. बरकत का मतलब क्या होता है? फेम, सक्सेस नहीं. बरकत का मतलब घर आपका चल रहा है, पैसे आ रहे हैं. अच्छा. बरकत वो हो गई कि मतलब
कैसे मैं आपको समझाऊँ बरकत का मतलब पर कि बढ़िया वर्ड है ये, मेरे को अच्छा लग रहा है, मतलब आपकी हिंदी काफ़ी अच्छी लग रही है मेरे को। बरकत तो उर्दू वर्ड होगा मेरे हिसाब से, पर हाँ हाँ हिंदी मेरी बहुत अच्छी है। अच्छा, ये इस बात से आपने दोनों चीज़ करेक्ट कर दी कि ये हिंदी वर्ड नहीं है, नहीं मैं और तुमको मैं पता नहीं है, और दूसरी बात हिंदी मेरी अच्छी है, यू आर राइट, नहीं वेल हिंदी डन। हिंदी का मुझे बहुत वो भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरा एक्सप्रेशन मेरी फर्स्ट लैंग्वेज ही हिंदी है, तो उसमें मैं बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर सकती हूँ। मैंने लिटरेचर हिंदी का बहुत पढ़ा हुआ है, तो वो मेरा वो नेचुरली वो आता है, मुझ पे सूट भी करती है। ऐसा लोग कहते हैं कि मैं जो हिंदी में मेरे इंस्टाग्राम वीडियोस भी आप देखो पूरे हिंदी में ही रहते हैं, ज़्यादातर हिंदी में है, तो वो लोगों को लगता है कि मुझ पे सूट करता है। मैं कई ऐसे शब्द यूज़ करती हूँ जो उन्होंने शायद भूल गए हो या शायद सुने ना हो, तो वो अच्छी बात है। वो मैं चीज़ चाहती हूँ कि वो मेरे साथ जुड़ी रहे। इंटरेस्टिंग। कॉमेडी के बारे में थोड़ा और बताओ मेरे को, इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मिंग ऑन स्टेज, बट आई वांट टू स्टार्ट विद राइटिंग ऑफ अ जोक। सो व्हेन यू स्टार्ट विद से अ थॉट कि मेरे को इस तरफ लेके जाना है कॉन्वर्सेशन, और मे बी इस तरफ जोक लेके जाना है, एंड देन सो राइटिंग द फर्स्ट ड्राफ्ट टू द फाइनल आउटकम टू द परफॉर्मेंस। ओके सो मैं पहले लिखती नहीं हूँ। मेरा थॉट्स जो भी होते हैं मैं सोच लेती हूँ कि अच्छा ठीक है इस चीज़ के बारे में मुझे बात करनी है, कुछ जो 2-4 वो, और फिर मैं परफॉर्म करती हूँ। पहले मैं किसी ओपन माइक में, किसी लाइनअप शो में वो ट्राई करती हूँ, उससे मुझे समझ में आता है कि किस डायरेक्शन में जाएगा। मैं वो बार बार करते रहने के बाद फिर मैं उसको रीराइट करना शुरू करती हूँ, फिर मैं उसको लिखना शुरू करती हूँ। एक मेरा जो सेट रिलीज़ हो चुका है वो मैंने मेरी कमेडियन दोस्त है दहाब, उसके साथ बैठ के थोड़ा सा जैम भी करके उससे भी समझा था कि यार इसको किस डायरेक्शन में लेकर जा सकते हैं। तो जो वो सेट शुरू था तब वो मैं अपनी शादी की बात कर रही थी, जब जो सेट बाहर आया है अभी मेरा बहन की शादी करके मैंने डाला है, पर द स्टोरी इज़ अबाउट माई बहन की शादी। सो वो मेरी शादी की बात से शुरू हुआ था। वो जब भी मैंने शुरू किया था कि हाँ मुझे यंग एज में सब कहते थे कि शादी कर लो, और फिर कैसे बात पहुंची शादी तक, मेरी शादी वो क्यों करवाना चाहते थे, वहाँ से बात लेके फिर मैंने रियलाइज़ किया कि ये इस थॉट में ज़्यादा अच्छा जा रहा है। बार बार परफॉर्म करने के बाद वो बहन की बात निकल गई, तो फिर मैंने वो बहन की शादी पे सारे ट्रांसफ़र किए कि अच्छा नहीं ये मेरी बहन की शादी की बात हो रही है, और फिर इससे मेरी शादी की कैसे हम रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे वो मेंटेन करना था कि मेरी तो शादी हुई नहीं है ना, अगर बहन की तो शादी हमने करा दी है शो में। सो वो वहाँ से रीवर्क कर करके वो समझ में आया कि अच्छा ये वाले डायरेक्शन में ज़्यादा अच्छा जा रहा है, ये वाले डायरेक्शन में ज़्यादा टैग्स आपको मिल रहे हैं, ज़्यादा जोक्स आप बना पा रहे हो, और इसमें ज़्यादा सब्सटेंस है। तो मेरा ये प्रोसेस है कि मैं पहले परफॉर्म करती हूँ फिर वहाँ से बनाती हूँ। तो परफॉर्म किसी के सामने करते हो कि ऑडियंस के अकेलेपन सामने? में? नहीं, अकेलेपन में तो स्टैंड अप बन ही नहीं सकता। स्टैंड अप की प्रोसेस ही अलग है। आप घर पे बैठ के रिहर्स करके स्टैंड अप करोगे अगर, तो बहुत ही अलग चीज़ है वो। मतलब फिर आपको पता ही नहीं है कि आप कहाँ लोग हंसेंगे, क्या करेंगे। वो बहुत मुश्किल चीज़, वो मुश्किल तो क्या मतलब वो प्रोसेस ही नहीं है। आप जोक ही ऑडियंस के सामने बनाते हो तभी आपको समझ में आता है लाफ कहाँ आएगी। फिर बार बार ट्राई करने के बाद कई जोक्स ऐसे होते हैं जो हमें लगता है कि बहुत फ़नी है, वो नहीं चलते। आप कितनी बार ट्राई कर लो वो नहीं चलते, तो नहीं चलते, लोगों को नहीं मज़ा आ रहा है उसमें, नहीं हंस रहे, कॉन्टेक्स्ट ही नहीं बैठ रहा है, कुछ भी कोई भी वजह हो सकती है, तो आपको हटाना ही पड़ता है। फिर उनको आप नहीं लगा सकते, चाहे आपको कितना ही दिल से प्यारा जोक क्यों ना। मेरे कई ऐसे जोक्स हैं जो मेरे बहुत फेवरेट है, जो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अरे क्या लिख दिया है, वो अगर नहीं चले तो फिर हटाना ही पड़ेगा। मेरे वीडियो में भी कई बार ऐसा होता है कि एक आध कोई जोक है जिससे तो मतलब बहुत ही अटैचमेंट है, तो वो मैं फिर डाल देती हूँ कि यार एक तो जाना चाहिए, देखते हैं ऑनलाइन ऑडियंस क्या बोलती है। पर ऑडियंस ओपन माइक में ही ट्राई होता है, ऑडियंस के सामने ओपन माइक में, लाइनअप शोज़ में, किसी का शो ओपन करके बार बार ट्राई करके। इसीलिए तो जब हम टूर पे भी जाते हैं तो जो पहला शो होता है टूर का और जो आखिरी शो होता है वो बहुत अंतर आ जाता है उसमें, क्योंकि आप पूरे शोज़ कर करके आप वापस से रिवर्क कर रहे हो मटेरियल, तो पहला शो से आखिरी शो तो बहुत बेहतर होता है। Are you very conscious of who you let in your inner circle? आई डोंट सब्सक्राइब टू द इनर सर्कल कॉन्सेप्ट। फर्स्ट बढ़िया, आ जाओ इसमें आ जाओ। मैं मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होता है कि इनर सर्कल यही मतलब यही मेरे, क्योंकि आपकी लाइफ के हर फेज़ में आपके अलग खास लोग होते हैं। कि आज कोई जोग्राफिकली आपके आसपास प्रेजेंट है जिनसे आपका फिजिकली रोज़ मिलना जुलना है, क्या मेरे घर आ गए या मैंने कहीं उनके साथ हैंग आउट कर लिया, वो लोग आपके उस दौरान खास वो है।
अगर जैसे मैं पहले बॉम्बे रहती थी, तो मेरे बॉम्बे की कंपनी थी, मेरे दोस्त थे, मैं उनके साथ घूमती फिरती थी, उनके साथ काम करती थी या जो भी है। फिर उसके बाद मैंने बॉम्बे से मैं न्यूयॉर्क शिफ्ट हुई, तो वो दोस्त मेरे छूट गए, मतलब उनसे कनेक्शन था, मेरा कनेक्शन मेरा कभी नहीं छूटा किसी दोस्त से आज तक। जो भी बचपन से दोस्त रहे हैं वो आज भी दोस्त है और उतने खास ही है, पर उतनी प्रेजेंस नहीं है उनकी मेरे लाइफ में इस वक्त। उनको मेरी लाइफ का कॉन्टेक्स्ट पूरी तरह से नहीं पता इस वक्त कि मैं डेली मेरी किन प्रॉब्लम से मैं गुजर रही हूँ। पर मेरे जो दोस्त रेगुलर है, जो अभी आते जाते हैं घर पे, उनको पता है कि अरे हाँ इसका टूर है, अभी इसको परसों शो के लिए जाना है, फिर 3 दिन बाद शो से टूर करके वापस आएगी तो थक जाएगी, उसको बात करने का मन नहीं होगा। उनको पता है वो कॉन्टेक्स्ट, तो अभी वो मेरे खास है। तो इनर सर्कल का मुझे पर्सनली मुझे नहीं पता कितना मतलब लो का है। कुछ लोग का तो बहुत वो होता है कि नहीं ये 4 लोग मेरे इनर सर्कल है और इन्हीं से मैं बात करूँ। मैं कंपनी को लेकर कॉन्शियस हूँ। मैं हर किसी को मैं अपने घर नहीं बुलाती, हर किसी को मैं मिल नहीं लेती कि हाँ भाई चल तेरे से भी मिल लिए, तेरे से भी मिल लिए। और ये मैंने गलती करके ही सीखा है। मतलब मैंने गलत लोगों से मिल के या उनके साथ टाइम स्पेंड करके मैंने देखा है कि उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा है, पॉजिटिव इम्पैक्ट कम है। तो वो उससे ही सीखा है मैंने। ऐसा नहीं है कि मैं पैदा ही हुई थी और मुझे पता था कि हाँ भाई अपना टाइम बचा के रखना है। नहीं, मैंने बहुत लोगों को समय दिया, ख़राब किया, उसके बाद मैं सीख गई हूँ कि यू आर एन एवरेज ऑफ पीपल यू हैंग आउट विथ। चाहे वो आपको पता हो, चाहे वो आपको ना पता हो। आप अगर आज जनवरी में आपने किसी के साथ हैंग आउट करना शुरू करा है, आप अगर जुलाई तक देखोगे, आप जनवरी और जुलाई में अंतर देखोगे अपने आप में। उस समय आपको दौरान में पता नहीं चलेगा 6 महीने में क्या हुआ है, पर आपने अगर अपने मैंने ये पूरी अपनी देख लिया कि मैं किसी साल का कुछ अगर पकड़ूँ तो कि कोई ऐसी संगत आई है जो नहीं आनी चाहिए थी, तो फ़र्क क्या पड़ा है जनवरी और जुलाई। बट कैन यू पिन पॉइंट कि ये इसी की वजह से पड़ा है? यू कैन ऑफ कोर्स, क्योंकि आपको आपके अंदर हैबिट्स इनकलकेट होने लगती है ना किसी व्यक्ति की। अगर आप उनके साथ हैंग आउट कर रहे हो तो आप वो चीज़ें करने लगते हो। क्योंकि मैं और आप अगर हैंग आउट कर रहे हैं तो हम दोनों की रजामंदी है ना उसमें कि अच्छा आप बोलोगे कि यार नहीं मेरे को तो यहाँ कॉफ़ी पीने जाना है, मैं बोलूँगी कि नहीं यार कॉफ़ी नहीं, वहाँ चाय पीने चलते हैं। अब किसी दिन आपकी सुन ले, किसी दिन मेरी सुन लेंगे, तो वो हैबिट तो दोनों की फॉर्म हो रही है ना उसमें। तो यू कैन पिन पॉइंट किया क्या। तो मैं अब अपनी कंपनी को लेकर मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हूँ। मुझे ये है कि मुझे कोई ड्रेन ना करे मेरे पास आके, चाहे मुझे कोई मेरा कप कोई फिल ना करे, पर कोई ड्रेन ना करे मुझे। कि बहुत इफेक्ट पड़ता है, मुझे तो बहुत पड़ता है, मुझे बाकी सबका नहीं पता। मुझे लगता है कि यार थॉट आपके इन्फिल्ट्रेट होते हैं, आपकी एनर्जी इन्फिल्ट्रेट होती है, बहुत चीज़ें होती है। तो एनर्जी इज़ माई बिगेस्ट रिसोर्स, वो मैं नहीं किसी को ख़राब करने दे सकती अपनी। Is that the only factor you look at when you say that you're very conscious of your people or your company? 2-3 चीज़ें हैं जो मैंने पिछले कुछ सालों में समझी है, जिन्होंने मेरी मेंटल हेल्थ बहुत इम्पैक्ट करी है। वो मैं आपको बताती हूँ, जो मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। अब जैसे हम लोग बाहर हम कॉमेडियंस की हमारा है थोड़ा कि शो के बाद बैठ गए कहीं पार्टी कर ली और आपस में चिल कर लिए, और कॉमेडियंस बोल भी कुछ भी देते हैं, हम लोग तो मस्ती मजाक में आगे ही रहते हैं, तो वो करते रहते हैं। अगर आपसे मिलने के बाद मुझे ज़रा भी एंग्जाइटी हुई है कि मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया या ऐसा कुछ हो गया है, तो मैं फिर आपसे दोबारा मिलना नहीं पसंद करूँगी। क्योंकि आपकी प्रेजेंस में मैंने सेफ नहीं फील किया। मैंने आई डेंट फील माई सेल्फ। और ऐसे कई लोग हैं मेरी लाइफ में जिनके साथ तो मतलब कुछ मस्ती मजाक कुछ हो जाए, कोई कांड हो जाए, कोई गलती हो जाए, तो भी मुझे पता है कि यार ये मेरे खास ही रहेंगे अभी भी। दिस विल नॉट डिफाइन मी फॉर देम। उन लोगों के साथ मैं रहूँगी, उनके साथ मैं हैंग आउट करूँगी। जो लोग मुझे पता है कि मेरे पास, देखो फ्रेंड्स आर योर बिगेस्ट रिसोर्स इन लाइफ। आपको, मैं मानती हूँ कि अगर मैं किसी की दोस्त हूँ और मैं उसे किसी तरह का कोई फ़ायदा पहुँचा सकती हूँ, आप प्लीज़ मेरा फ़ायदा उठाइए। और अगर मेरा कोई दोस्त है जो मेरी किसी तरह में कोई सहायता कर सकता है या मुझे किसी तरह कुछ गाइड कर सकता है कुछ, और मैं सहायता से पैसे, अपॉर्चुनिटीज़, इन सब की बात नहीं कर रही हूँ। कई चीज़ें होती है, कंपनी आपने सपोर्ट होता है, मेंटल सपोर्ट होता है, आपको बहुत सारी चीज़ें होती है। अगर आप कर सकते हो तो आप प्लीज़ आप मेरे लिए करो। दोस्ती एक वो रिश्ता होती है ना जिसमें आप वो चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आपने खुद बनाया है ये आपकी ज़रूरत नहीं है कि आपको लॉटरी से मिला नहीं है। जैसे आपके माँ बाप, भाई बहन, दादा दादी सब आपको लॉटरी से मिलते हैं कि आप एक पर्टिकुलर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में पैदा हो गए, एक पर्टिकुलर घर में पैदा हो गए। दोस्त आपने खुद चुने हैं, तो आप उनको हटा भी सकते हो, बना भी सकते हो। वो चीज़ मैं बहुत मानती हूँ। तो आप अगर मैं अगर कॉन्स्टेंटली सिर्फ गिवर ही हो एक रिलेशनशिप में, तो मैं हूँ गिवर, मैं वो इंसान हूँ, पर वो सैचुरेशन आ जाता है।
तो अब मैंने पिछले कुछ सालों में वो सीख लिया है कि पहले से ही सैचुरेशन ला देना है, सैचुरेशन ला के सैचुरेशन ले लाना है। वो चीज़ें थोड़ी सी बदल गई है। वो मुझे लगता है उम्र के साथ भी आती है। अब इतना टाइम हो गया दोस्ती मेंटेन करते हुए, इतने सारे लोगों के साथ, इतनी जगह मैं रह ली, इतने लोगों से मैं मिल ली, रोज़ के नए लोग मिलते हैं, तो वो उससे भी आता है मुझे लगता है। वरना गलतियाँ तो हमने भी बहुत की है। आपको कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है, आपको कोई रोल मॉडल नहीं है, तो मुश्किल तो होती ही है। कोई सॉफ्ट स्टोरी नहीं है ये, बट हाँ मुश्किल तो उसमें कई बार आपका कॉन्फिडेंस ऊपर नीचे डगमगाता है। फिर एक उम्र की भी बात होती है, लोग आपसे कहते हैं कि यार ये उम्र जा रही है, हो रहा है, 50 चीज़ें होती हैं, पैसे कम ज़्यादा होते हैं, महंगे शहर में आप हो। तो मेरे दोस्तों ने हमेशा मुझे उस चीज़ में हमेशा पुश किया है कि नहीं, काम ऐसे करना है, ये करना है। जिन लोगों के साथ मैंने काम किया है कभी भी, वो मुझे हमेशा याद करते हैं कि हाँ दोबारा काम करेंगे आंचल के साथ। कोई उनका प्रोजेक्ट आता है तो वो हमेशा पूछते हैं कि यार इसमें कुछ फिट बैठ सकता है क्या। तो वो मैं उन लोगों को क्रेडिट देती हूँ कि मुझे बहुत बढ़ाया है लोगों ने। मेरा विश्वास है कि आपके दोस्त ही आपको बनाते हैं और आपके दोस्त ही आपको बचाते हैं कोई भी सिचुएशन में। ये अच्छा टेंजेंट है। मेरे को एक्चुअली कॉन्वर्सेशन मेरे दिमाग में यही था कि फ्रेंडशिप्स की तरफ ही जाएंगे, बिकॉज बहुत इंटरेस्टिंग टेंजेंट है। एंड मेरे दिमाग में ही यही था कि इसी तरफ लेके जाएंगे। आई डिडंट टेल यू बिफोर, बट मेरे दिमाग में यही था कि इसी तरफ लेके जाना है, बिकॉज आई थिंक यू स्पोकन अबाउट दिस ऑन द इंटरनेट ऑल्सो क्वाइट फ्यू टाइम्स। एंड ये बड़ा इंटरेस्टिंग है बिकॉज आई ऑफ लेट आई डोंट थिंक आई हैव बीन अ गुड फ्रेंड to a few people, like not very specifically, but I just feel that अब सबके internal battles होते हैं, सबके internal परेशानियाँ होती है, so I just feel I've been forgetting a lot of things. I've been a little forgetful of a lot of things. That doesn't make you a bad friend. That doesn't, but when somebody has told me, when one of your closest friends tells you that, hey, I need care, do you have time? And I don't return the call or don't return the message. जबकि मेरे दिमाग में constantly है कि इसका मैसेज आया है, इसको रिप्लाई करना है, इसको कॉल बैक करना है, और जब कॉल बैक नहीं किया तभी भी वो थॉट है दिमाग में कि कॉल बैक नहीं किया है, बट फिर भी नहीं किया है. इट्स अ वियर्ड मिक्स, आई डोंट नो. तो सभी करते हैं, हम सभी करते हैं. मुझे नहीं लगता कि दैट मेक्स यू अ बैड फ्रेंड, क्योंकि आपके खुद के भी तो पर्सनल इश्यूज है. अब ठीक है, मतलब देखो, अच्छा दोस्त होने का मतलब ये नहीं है कि आप हर वक्त अपनी खुद की परेशानियां या अपना खुद का जो भी चल रहा है वो छोड़कर हमेशा अवेलेबल रहो. वो तो अच्छा दोस्त होने का मतलब नहीं होता है. वो तो हमें हमारी अपनी तरफ भी तो जिम्मेदारियां हैं, अपने खुद की तरफ भी तो केयर कंसर्न हमारा है. तो मतलब ठीक है, डोंट बी सो हार्ड ऑन योर सेल्फ. बट हाँ, ये तो होता ही यार. मैं खुद बोलती हूँ कि यार आप इतना ओवर स्टिमुलेटेड हो कि आपको रोज़ कितनी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, कितनी. मुझे पता है कि यार मेरे किसी रैंडम कोई मेरे हाई स्कूल में मेरे साथ कोई लड़की थी, मुझे पता है आज उसने लंच में क्या खाया है. मुझे क्यों चाहिए थी ये इन्फॉर्मेशन? मुझे मिल रही है, रोज़ मिल रही है, मैं कंज्यूम भी कर रही हूँ. मुझे उनको पता है कि आंचल ने आज कौन सी किताब पढ़ी है, उनको पता है कि आज कौन से शहर में है, कौन सी बियर चीयर्स करी है आंचल ने, उनको ये सब पता है. सब लोगों को हमको इतनी इन्फॉर्मेशन. अगर मैं आज 700-800 लोग फॉलो करती हूँ, 700-800 लोगों में से 150 लोगों का तो मुझे आता ही होगा कंटेंट, उनकी स्टोरीज, उनकी फोटोज़, वो सब मैं कंज्यूम करती हूँ. वो मेरे दिमाग में है. उसके अलावा मेरा खुद का काम मेरे दिमाग में है. मैं अकेले रहती हूँ, मेरा पूरा घर मुझे खुद मैनेज करना होता है. वो है, मेरा टूर है, सब कुछ है. इतनी सारी चीज़ें, उसके ऊपर काम के मैसेजेस आते रहते हैं. 10-15 तो काम के ग्रुप है. एक ग्रुप हो गया मैनेजमेंट का, एक ब्रांड का हो गया, एक टूर का हो गया, एक टूर के ट्रैवल का ग्रुप हो गया, एक टूर के टिकट का ग्रुप हो गया, एक पोस्टर का ग्रुप हो गया. इतने सारे. वो तो तो हम वी वर नॉट इवॉल्व टू टॉक टू सो मेनी पीपल एंड नो अबाउट कंज्यूमिंग अदर पीपल्स लाइफ सो ओवरली. वी वर नॉट इवॉल्व. तो धीरे धीरे ही हम समझेंगे ना कि कैसे उसको करना है. और ये तो फटीग मैं बिल्कुल समझती हूँ. ये मैसेज रिप्लाई करने की फटीग, फ़ोन उठा के फ़ोन पे बात करने की फटीग. मैं तो टेक्स्ट पे मेरा बहुत मुश्किल हो गया है आजकल. मैं तो मतलब अगर मैं जिन लोगों से रेगुलर टच में हूँ कंसिस्टेंटली, जो मेरे दोस्त मेरी लाइफ में प्रेजेंटली रेगुलर है, मैं तो फेस टाइम ही करती हूँ कि आप मेरा ये फेस टाइम मैंने चला दिया है, मैंने सामने आईपैड रख दिया. अब मैं अपना काम करते करते मुझे पता है कि ये इट्स लाइक डिजिटली हैंगिंग आउट. बॉडी डबल बोलते हैं उसको, तो टेक्निकल टर्म्स मेरे को भी किसी ने बताया था. मुझे नहीं पता था. मैं बॉडी डबलिंग, हाँ, मैं तो डिजिटली हैंग आउट करती हूँ कि आईपैड मैंने रख दिया. मैं खाना वाना मैं खुद बनाती हूँ. एक टाइम का आई हैव अ पर्सन कुक्स फॉर मी. सो वो खाना बनाते बनाते या खाना खाते खाते मैं अपनी बात करती रहती हूँ. उसमें अपना घर सेटअप कर रही हूँ, पैकिंग कर रही हूँ. पैकिंग अनपैकिंग रोज का काम है, वो सब मैं करती रहती हूँ. तो वो हो जाता है. अब टेक्स्ट पे कई बार छूट जाती है यार बात. इतनी तो कोई वो नहीं है. कोई ज़रूरी बात है तो मेरे दोस्तों को उतना हक है
कि अगर उनने बोला कि आई नीड योर केयर और मैंने शायद भूल गई मैं वो, तो वो 2-4 बार फ़ोन करके बोल सकते हैं कि अरे नहीं चाहिए ही भाई, जो भी कर रही है छोड़, अभी केयर दे। तो वो उतना मेरे दोस्त तो कर ही लेते हैं, वो तो बेशरम भी है उस मामले में सारे। नहीं बट मेरे हिसाब से होना भी चाहिए बेशरम, ऐसा कुछ हाँ नहीं। मेरे दोस्तों का तो है कि हमको अभी मदद चाहिए तो हमको अभी चाहिए, तो ठीक है मैं भी करती हूँ। मैं तो डबल टेक्स्ट, ट्रिपल टेक्स्ट, 10 टाइम्स टेक्स्ट, फ़ोन भी मैं तो करती हूँ। और मेरी बहुत मुझे पर्सनली लगता है कि मेरी बहुत अच्छी आदत है, मैं अपने सारे दोस्तों से कम्युनिकेशन मेंटेन रखती हूँ। मैं हर दोस्त, चाहे वो मेरे स्कूल के दोस्त हो, कॉलेज के हो, दूसरे कॉलेज के हो, तीसरे कॉलेज के हो, कहीं और का ग्रुप हो, कुछ भी हो, मैं सबसे कम्युनिकेशन मेंटेन रखती हूँ। इवन नाउ जब इतना ट्रैवल वगैरह है, कुछ ना कुछ मैं मैसेज कर देती हूँ या कोई स्टोरी पर रिप्लाई कर देती हूँ, पूछ लेती हूँ और कैसे हो, बढ़िया, ओके, बस उतनी बात की। हाँ मतलब पता है कि मैं हूँ। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट फोटोज मुझे बहुत पसंद है, इट्स वन ऑफ माई फेवरेट जॉनर ऑफ फन। ट्विटर पे एक ट्रेंड भी है ये, ऐसे बहुत सारे ट्विटर पेजेस है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट फोटोज, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, करेक्ट, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आरसीबी, क्रेजी चीज है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट F1। एक पेज है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डैनियल रिकार्डो की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, मुझे बहुत पसंद है डैनियल रिकार्डो। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डैनियल रिकार्डो हैज चेंज्ड माई लाइफ। वो कुछ भी रैंडम फोटो डालते हैं एंड कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है उसी में, वो इतना फनी लगता है वो चीज मुझे वो चीज, वो इतनी एब्सर्ड बात है ना कि आपने कोई रैंडम फोटो, बेचारा कहीं बैठा था, वो निकाल के डाल दिया आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डैनियल रिकार्डो और नीचे फोटो है, वो इतनी फनी बात लगती है मुझे। तो वो जो मेरा वो डीपी वाला वो है ना, वो मैं इंस्टाग्राम स्टोरीज में भी डालती रहती हूँ, वो मेरा वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वहां से आया है। बट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बहुत क्रेजी चीज है, आई थिंक ट्विटर पे ही ये सब ज्यादा रेलेवेंट है। आई लव ट्विटर, मतलब ट्विटर मेरा फेवरेट प्लेटफॉर्म है। आई लव द, क्या एक पेज है ट्विटर पे, घर के कलेश। ओह भाई, इट्स माय फेवरेट पेज, इट्स माय फेवरेट, इट्स एंड सी दिस इज सो कॉन्ट्राडिक्टरी। एक तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, घर के कलेश गिव्स सो मच कॉन्टेक्स्ट। मतलब उन्होंने कलेश की वीडियो डाली, वो पूरा लिखेंगे, कलेश बिटवीन 2 बॉयज इन नोएडा इन एन एस्टीम कार ओवर द प्रीवियस वन लॉग डॉग्स इनसाइड एंड द सेकंड वन बीइंग अ डॉग लवर। पूरे कलेश का कॉन्टेक्स्ट देते हैं वो, कहाँ कलेश हुआ है, क्यों कलेश बिटवीन 2 गर्ल्स, बिटवीन द फर्स्ट गर्ल कॉट चीटिंग ऑन द ऑन हर विथ हर बॉयफ्रेंड, ऐसे करके कुछ डालते रहते वो। एक तो मैंने वो ये देखा, हाँ बताओ। एक कलेश तो उनका क्या फनी था। आ जाओ। एक उनने कलेश की वीडियो डाली हुई थी जिसमें एक लड़की जो है, तो कलेश इन जनरल इज सच, आई मीन इन एसेंस इट्स सच अ फनी, मेरा और मेरे दोस्तों के ग्रुप का नाम है कलेश ग्रुप, बढ़िया। हम लोग करते, तो एक दोस्त के ग्रुप का नाम है। एक घर के कलेश में एक वीडियो आई थी कलेश की, एक लड़की है वो भाग रही बहुत तेज और एक लड़का उसके पीछे ऐसे लंबा सा डंडा लेके भाग रहा था। उस कलेश का इनने कॉन्टेक्स्ट डाला था पीटी उषा वर्सेस नीरज चोपड़ा का और वो वीडियो आप देखोगे ना, आपको लिटरली लगेगा कि यार क्या कलेश कॉन्टेक्स्ट है। ए भगवान, पीटी उषा नीरज चोपड़ा, पीटी उषा, व्हाई इज दिस सो फनी, काइंडा कलेश, कलेश, बहुत फन है यार वो पेज। और एक पेज है, एक है सेलिब्रिटीज डूइंग ड्रंक शिट, या ऑफ कोर्स। मेरे को यही दिमाग में आया था पहले व्हेन यू सेड आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, आई वाज जस्ट अबाउट टू मेंशन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट रिगार्ड इज माय फेवरेट। और एक है केओटिक नाइट क्लब फोटोज। अच्छा, केओटिक नाइट क्लब फोटोज में भाई आप उसको देख, मतलब आप ड्रिंक करते हो? मतलब मैं तो करती हूँ, पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो मतलब आप क्लब चले जाते हो, कभी आप मस्ती करके आते हो, आपको लगता है कि यार ज्यादा तो नहीं हो गई, मतलब मौज मस्ती रुक जानी चाहिए क्या? फिर आप केओटिक नाइट क्लब फोटोज पे किसी की फोटो देखते हो, अरे नहीं हमारी मस्ती तो ठीक ही है, इनकी मस्ती के आगे अब क्या मौज मस्ती रोकना है। तो चुल है आप में? चुल नहीं है, वो क्यूरियोसिटी है, चुल नहीं है। चुल और क्यूरियोसिटी में फर्क क्या है? क्यूरियोसिटी आपको जानना है चीजें, आपको सीखना है, जिज्ञासा। चुल नहीं है। चुल तो मतलब चुल क्या होता है? चुल तो इंदौर में बोलते हैं एबलाई बोलते हैं इंदौर में, हाँ, कि एबले बोलते हैं उन लोगों को जिनको चुल होती है, कि ये तो बहुत ही एबले है। तो चुल हो गई कि मतलब आपने जहाँ जरूरत नहीं है वहां करने को चुल बोलते हैं, मतलब अननेसेसरी क्यूरियोसिटीज चुल। वो अच्छा, ये बढ़िया दिया है आपने थॉट, दिस इज गुड फूड फॉर थॉट। मतलब ये इंसान को पता होता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो सबको पता होता है, मुझे खुद पता होता है, मैं फिर भी तो करती हूँ, मैं रुक थोड़ी जाती हूँ जहाँ नहीं करना होता। ये तो क्यूरियोसिटी है मेरा काम है, मैं कंटेंट बनाती हूँ, मुझे पता होना चाहिए कि किस प्लेटफॉर्म पे क्या चलता है, क्या मुझे डालना चाहिए उस प्लेटफॉर्म पे, तो वो तो मुझे पता होना चाहिए। और मैं अपने काम को लेकर मैं बहुत वो हूँ कि नहीं अच्छे से करेंगे, अगर करेंगे तो, नहीं तो करेंगे ही नहीं। फिर फालतू देखो, हाफ
मेरा मानना है कि एक तो कोई अपॉर्चुनिटी दुनिया ज़िंदगी में आपको एक बार नहीं मिलती, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आती है, ऐसा नहीं कि कुछ छूट गया तो छूट ही गया। पर मेरा ये मानना है कि आपको अपॉर्चुनिटी ना मिलना अपॉर्चुनिटी मिल के वेस्ट कर देने से ज़्यादा बेहतर है। आपको अपॉर्चुनिटी मिली और अगर आपने मतलब उसमें मेहनत नहीं करी, आपने ईमानदारी नहीं दिखाई और आपने अपना बेस्ट नहीं दिया, तो वो शायद दोबारा ना मिले आपको। पर आपको अगर मिली ही नहीं है तो आप अभी भी तैयार कर सकते हो अपने आप को अपॉर्चुनिटी मिलने की। जैसे बोलते हैं ना, एक बहुत पुराना, हम बच्चे थे तब से सुनते हैं, लक इज़ वॉट हैपन व्हेन प्रेपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी। तो आपको अगर समय से पहले मौका मिल गया है और आप उसकी तैयारी ही नहीं है तो वो तो आप खराब कर दोगे ना। इससे अच्छा तो मौका मुझे देर से मिले पर मेरी तैयारी हो। इस पे मेरा, अब मैं पता नहीं मैं समझ पाया हूँ कि नहीं समझ पाया हूँ, बट मेरा एक डिफरेंट टेक इस पे ये हो सकता है कि व्हेन आर यू रेडी? देखिए, रेडी तो हम कभी नहीं होंगे, हमें हमेशा ही लगेगा कि और अच्छा कर सकते, और अच्छा कर सकते। व्हेन आर यू रेडी टू डू योर प्रेजेंट बेस्ट, मैं वो बात कर रही हूँ कि आपकी अभी मेरी जितना मेरे अंदर समझ है मेरे काम को लेकर या किसी भी लेकर मेहनत करने की जितनी मुझ में कुव्वत है, क्या मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली है तब मैं वो प्रेजेंट करने के लिए तैयार हूँ पूरी तरह से। बस उतना ही चाहिए किसी भी अपॉर्चुनिटी को। ये मेरे से कोई अपॉर्चुनिटी ये नहीं मांगेगी कि आज अगर मुझे एक स्टैंड अप शो करना है तो मैं वो करूँ जो दुनिया का बेस्ट कॉमेडियन कर रहा है। वो तो मैं कर ही नहीं सकती ना, क्योंकि उसका रियाज 20 साल का है, 20 साल से वो कॉमेडी कर रहे हैं, वो 20 साल से समझ रहे हैं, उनका तो उतना मेरा तो नहीं है ना। मैं मुझ में थी ये गलत आदत, मुझे पता नहीं किसने बोला, कहाँ से मैंने सीखी, पर मेरे पहले दिन को मैं किसी के 101वें दिन से नहीं कंपेयर कर सकती। जो हम करते हैं कि अरे, और आजकल तो बिकॉज नंबर्स डिफाइन द गेम, तो वो हो गया कि अरे इस फलाने क्रिएटर के तो 1 मिलियन हो गए, अब मेरे तो नहीं हुए 1 मिलियन, तो फलाने क्रिएटर का दिन कौन सा है आज का, और अगर फलाने क्रिएटर का कम दिन है तो क्या उसने जितनी मेहनत लगाई है आपने लगाई है? मैंने ये जिस दिन मैंने इम्बाइब कर लिया था ना अपने, मेरे अंदर से जलन और वो सब चली गई थी। मुझे कभी नहीं अब लगता कि अरे ये क्रिएटर इतना आगे कैसे निकल गया, ये कॉमेडियन इतना आगे कैसे निकल, क्योंकि मुझे पता है उसने इतनी मेहनत करी है। अगर मैं कर सकती हूँ, मुझ में वो कुव्वत है, तो फिर मैं भी निकल जाऊँगी। देखो, यूनिवर्स मेरे अगेंस्ट कुछ लेके नहीं बैठा है। मैं इतनी इंपॉर्टेंट हुई ही नहीं पूरे स्कीम ऑफ द वर्ल्ड में कि मेरे लिए मेरा ही काम नहीं बनेगा। ऐसा कोई नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता कि आपके अगेंस्ट कुछ है या कुछ है। कोई दुनिया का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो आपके अगेंस्ट होगा, जिसका मकसद होता होगा कि वो सुबह उठेगा और देखेगा कि आंचल का काम ना बने। कुछ नहीं है ऐसा, आप खुद अपने अगेंस्ट हो। अगर मैंने अपना काम शुरू कर दिया पूरी ईमानदारी मेहनत से, डिसिप्लिन के साथ कंसिस्टेंटली करने की जितना मेरे अंदर टैलेंट है, विदाउट ओवर थिंकिंग, विदाउट प्रोकास्टिनेशन, विदाउट सीकिंग परफेक्शन, तो मुझे उसका रिजल्ट बिल्कुल मिलेगा और मुझे मिला है। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ उस चीज़ को लेकर, मैं बहुत खुश हूँ उस चीज़ को लेकर, और मुझे लोगों का सपोर्ट भी मिला है। किसी ने ऐसा नहीं किया कभी कि इसको आगे नहीं बढ़ने देंगे, तो वो हमारी वो है। मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, क्योंकि there's a sense of clarity I feel in terms of how you think and how you feel about yourself and your work, जो कि शायद आजकल की सोशल मीडिया वाले हाफ बेक्ड इन्फॉर्मेशन वाले ज़माने में कहीं ना कहीं वो मिसिंग होती है। सो वो मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है। एंड what have you done anything to prepare yourself mentally this strong? Do you do anything in particular to not let these things affect you? Because ये बहुत normal है, right? Like especially in this world where both of us are sort of artists in this creator world, कहीं ना कहीं affect करती है चीज़ें, right? मुझे भी करती है। अभी आप मेरे साथ बैठे हो, बात कर रहे हो, मैं अपने पीक ऑफ परफॉर्मेंस पे हूँ। मेरे शायद पूरे 24 घंटे का मोस्ट प्रोडक्टिव 1 घंटा होगा ये। तो ये मेरा कैरेक्टर, ये मेरी पर्सनालिटी, कैरेक्टर, मेंटल हेल्थ नहीं डिफाइन करेगा ये 1 घंटा। मेरे भी मोमेंट्स है 100%. कि मेरे भी नीचे जाने वाले भी मोमेंट्स है, ऊपर जाने वाले भी है। कई बार है जब मैं थॉट पैरालिसिस है मुझे, कि मतलब कई बार की है कि मैं सोच ही नहीं पा रही हूँ, मुझे लग रहा है कि नहीं यार पूरी शायद दुनिया ही मेरे खिलाफ है, शायद कुछ नहीं हो रहा ये वो, पर वो चला जाता है। एक चीज़ मैंने पिछले कुछ 2-3 सालों में ही पर्टिकुलरली मैंने ये समझ लिया कि आपको सिर्फ धैर्य रखना है कि समय बीत जाए। आज अगर ख़राब लग रहा है, एंग्शियस लग रहा है, कुछ गलत लग रहा है, दुख लग रहा है, कुछ लग रहा है, ये 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, आपका जो भी रहता होगा वो चला जाएगा।
तो वो इट इज़ नॉट जैसे मेरा ब्रेकअप्स होते हैं, कुछ होगा, मुझे पता है कि मेरी लाइफ का जनरल लाइफ स्टेट खुश ही है। अगर किसी से मेरा कोई ब्रेकअप हुआ है या कोई अपॉर्चुनिटी मुझे मिलनी थी वो अब नहीं मिली, या किसी चीज़ के लिए मैं बहुत लुक फॉरवर्ड करती वो नहीं हुआ, तो वो टेम्पररी डिस्कम्फर्ट है, वो मेरा लाइफ स्टेट नहीं है, वो टेम्पररी डिस्कम्फर्ट है जो होना भी चाहिए। उसी से मैं शायद कोई नई चीज़ सीखूंगी, उसी की वजह से शायद मुझे दूसरी किसी चीज़ की अहमियत का और ज़्यादा अंदाज़ा होगा। तो वो होता रहता है। तो ये ऐसा नहीं है कि मैंने अपने आप को कुछ करके मेंटली स्ट्रांग बनाया है। मेंटली स्ट्रांग होंगे तो, पर वीक मोमेंट्स भी है, मतलब, और वीक मोमेंट्स तो मैं उनको बोलूंगी ही नहीं, वल्नरेबल मोमेंट्स भी है कि आपको पता है कि यार अभी वैसा लग रहा है। उस दौरान मुझे लगता है कि आपके पास वो कुछ एक दो व्यक्ति, कोई एक दो ऐसे आपके प्रॉपर दोस्त होने चाहिए जिनको पता है कि इसने अगर ये सोचा है तो क्या वजह रही होगी सोचने की, तो वो आपको उस समय बाहर निकाल ले उस चीज़ में से, वो बहुत ज़रूरी है। और मैं बहुत खुश नसीब हूँ, टचवुड, मैं मालिक की कृपा से मेरे पास उस तरह के कई लोग हैं जो अलग अलग उसमें है कि आंचल ने यार बोल दिया कुछ तो वो बता देंगे कि नहीं यार ठीक है चल कोई नहीं, ये ऐसा नहीं होगा। मेरा एक दोस्त है, वो तो मुझे साफ बोलता है, अगर मैं उसको कुछ टेक्स्ट वेक्स करूँ कि यार ऐसा ऐसा हो गया, मुझे लग रहा है ये हुआ है, मुझे लग रहा है वो हो गया कुछ, तो मैं मतलब मैं कहाँ तक पहुँच जाती हूँ ओवर थिंक करके, उसकी तो लिमिट ही नहीं है। वो मुझे बोलता है, साफ बोलता है कि तुम थोड़ा कम ओवर थिंक करो। उसको पता है ओवर थिंक तो करेगी वो, उसके बोलने से कि अरे ओवर थिंक नहीं करना है, मैं रोक तो नहीं दूंगी, तुम थोड़ा कम ओवर थिंक करो, तुम बहुत ज़्यादा कर रही हो, मतलब एटलीस्ट ओवर थिंक तो बिलीवेबल ओवर थिंक करो ना कि हाँ इतना हो सकता है। तो वो है। अब मेंटली स्ट्रांग तो देखो पता नहीं क्या है, मैं बहुत किताबें पढ़ती हूँ, मैं कंटेंट भी उस तरह का कंज्यूम करती हूँ जो जिससे मैं अपने फिजिकल, मेंटल और इन सब हेल्थ को थोड़ा सा मेंटेन रखूँ। और मैं थेरेपी में भी हूँ, मैं मतलब थेरेपी में हूँ तो नहीं, पर मैं थेरेपी में चली जाती हूँ रेगुलरली जब ऐसा मुझे कुछ लगता है कि यार कुछ मुझे समझना चाहिए, बात करना चाहिए, तो वो है। पर टाइम हील्स एवरीथिंग। Describe your relationship with your father. मेरा और मेरे पापा का रिलेशनशिप बहुत चिल है। मेरे पापा मेरे हमेशा से दोस्त जैसे ही रहे बचपन से ही, ऐसा नहीं कि कभी मैं बड़ी हो गई उसके बाद वो बदल गए हों। हमारा हमेशा से ही ऐसा नहीं रहा है कि हाँ, मतलब कि मेरे पापा बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव नहीं है, वो ऐसे इंसान नहीं है कि बोल दिया है मैंने तो बोल दिया है, कि मैं मतलब मैं हेड ऑफ द फैमिली हूँ, मैं मुखिया हूँ, मैं बाप हूँ, तो मैंने जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर है। मेरे पापा का वो नेचर ही नहीं है, वो रवैया ही नहीं है। मेरे पापा ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते, आपको चिल्ला चोट नहीं करते वो, तो वो उनका बहुत बहुत अलग तरह का नेचर है। वो बहुत सॉफ्ट और बहुत सपोर्टिव आदमी है वो। उनका मतलब ऐसा है कि मैंने और मेरे भाई ने ज़िंदगी में जो भी करना चाहा, कई बार हमने छोड़ भी दिया वो कि नहीं यार पापा इसमें ठीक नहीं लग रहा, हमको ये नहीं करना है, तो मेरे पापा ने कभी ऐसे नहीं बोला कि अरे नहीं करना ही पड़ेगा, ये तो करना ही पड़ेगा, ये नहीं करोगे तो क्या करोगे, ये वाली पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, कुछ नहीं, जिसको जो करना है वो करे। उनका यही था कि इंसान अपना कुछ ना कुछ कर ही लेता है। मेरे पापा ने कभी ये नहीं सोचा कि अगर अच्छा आईआईटी नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा, या इतने नंबर नहीं आए तो कुछ नहीं होगा, या आप कॉलेज में टॉप नहीं आपने करा तो कुछ नहीं होगा, कभी नहीं सोचा मेरे पापा ने। वो हमेशा से कॉन्फिडेंट थे कि दोनों बच्चों में अपनी अपनी अलग अलग बात है, मेरे भाई की अपनी स्ट्रेंथ्स है, मेरी अपनी स्ट्रेंथ्स है, और उनको पता था कि कुछ ना कुछ तो ये कर ही लेंगे। और वो हमेशा से वो कॉन्फिडेंस में रहे, उन्होंने कभी हमको ऐसे छोटा नहीं महसूस कराया कि कुछ रह गई हो बात। कई बार कोई चीज़ आप अचीव कर लेते हो। मैंने ज़िंदगी में बहुत चीज़ें ट्राई करी, और उसमें से मैं कई सारी में फ़ेल हुई हूँ, पर कई सारी में मैं सक्सेसफुल भी हुई हूँ। तो जब मैं फ़ेल हुई हूँ तो ऐसा नहीं, वो और मेरी मम्मी भी दोनों बहुत सपोर्टिव है। तो मैं आती टिपिकल मारवाड़ी फैमिली से हूँ, मेरे जो एक्सटेंडेड फैमिली है थोड़ा सा कंजर्वेटिव एनवायरनमेंट है। मेरे मम्मी पापा का नहीं है। मेरे मम्मी पापा बहुत चिल रिलैक्स लोग हैं, दोनों बहुत अच्छे, अपने उसमें दोनों एजुकेटेड है, दोनों के अपने दोस्त वो वगैरह रहे हैं, कॉलेज गए हैं वो, तो उनको हमेशा से थोड़ा सा वो था। फिर हम लोग थोड़ा सा अलग भी रहे हैं हमेशा से हमारी एक्सटेंडेड फैमिली से, तो उस चीज़ ने भी थोड़ा सा वो एक मेंटालिटी जो है हमारी डिफरेंट रखी है। मेरे पापा मम्मी दोनों का बचपन से मानना था कि हम दोनों को अपनी पढ़ाई करनी चाहिए, ज़िंदगी में कुछ अपना अच्छा करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि मैं छोटी भी थी जब मेरी मम्मी ने और मेरे पापा ने, जो ही दो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मुझे बाकी रिश्तेदारों से मेरा इतना है नहीं, तो मेरे मम्मी पापा ने मुझे नहीं लगता कि कभी ऐसा कहा होगा कि इस उम्र में शादी करा देंगे, या ये तुम्हारा काम नहीं बना तो शादी करा देंगे, या पढ़ाई कर लो, जॉब का ठीक से नहीं बनी तो शादी करा देंगे। जब मैंने एक्टिंग कॉमेडी करना शुरू करी, कभी नहीं कहा कि अगर इसमें काम नहीं बनेगा 1 साल का समय ले लो, काम नहीं बना तो शादी करा देंगे, या काम नहीं बना तो वापस आना पड़ेगा, कुछ नहीं। उन्होंने पूरा सपोर्ट ही करा। अभी भी मैं 32 साल की हो चुकी हूँ,
मेरे पापा मम्मी नहीं बोलते मुझे। मेरे पापा मम्मी अक्सर ये ज़रूर बोलते हैं कि तुम्हारा देख लो अगर तुम्हें कोई पार्टनर मिल जाए, तो क्योंकि उनको ये रहता है कि मैं अकेले रहती हूँ। जैसे मैं न्यूयॉर्क में अकेले नहीं रहती थी, और न्यूयॉर्क से पहले जब मैं बॉम्बे में रहती थी, मुंबई में रहती थी, तब भी मैं अकेले नहीं रहती थी। तो उनको अभी ये है कि अब ये अकेले रहती है तो कोई एक पार्टनर ढूंढ लो, तो वो चीज़ ज़रूर बोलते हैं कि यार इंसान पे। और मैंने उनको ये बात समझाई है कि मेरे बहुत दोस्त हैं जो मेरी कंपनी है, जो एक पार्टनर, ऑफकोर्स ऐसा नहीं है कि मैं अगेंस्ट द पार्टनर, हो ही नहीं रही ना वो बात, तो मैं अपनी ज़िंदगी नहीं रोक के बैठ सकती ना उस वजह से कि कोई बात अगर नहीं हो रही मटेरियलाइज, तो कोई वजह रही होगी, कोई मालिक की मर्जी होगी, देख लेंगे जब होगा होगा। तो वो उसमें भी सपोर्ट ही करते हैं। मुझे आज तक याद है एक बार मेरे एक्सटेंडेड फैमिली थोड़ी सी कंजर्वेटिव है, तो मैं किसी की शादी में जा रही थी, मेरे किसी दोस्त की बहन की शादी थी, ठंड की बात थी और इंदौर में अच्छी ठंड पड़ती है। तो मेरा ना वो शादी के कपड़ों वाला जो भी आप अच्छा कोट पहन के जाते हो वो मिल नहीं रहा था, क्योंकि मम्मी ने कहीं रखा था वो। मैं ढूंढ ढांड के आई, मिला नहीं वो। मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी आपने कोट कहाँ रखा है, मेरे को कोट निकाल दो, मुझे शादी के लिए निकलना है। और 8:30-9 तो बजी गई थी, और वो बहुत बड़ी बात है इंदौर में कि 8:30-9 बजे मैं खुद गाड़ी चला के किसी की शादी में जा रही हूँ, फिर 2-2:30 बजे घर आऊँगी। मेरे रिश्तेदारों के लिए बड़ी बात है, मेरे पापा मम्मी के लिए नहीं है। तो मैंने मम्मी को बोला मम्मी कोट निकाल दो, और मेरे घर पे जो भी रिश्तेदार आया था, वो बताऊंगी नहीं कौन आया था, उन्होंने कोई मतलब महिला थी उन्होंने कहा कि मेरे पापा का नाम अशोक है, उन्होंने कहा कि अशोक कितनी ख़राब बात है तेरी लड़की की कि इसने अपनी माँ को ऐसे उठा दिया, बैठी हुई माँ को उठा दिया, किसी के साथ बैठी है वो, और बोला है कि जा कोट ला के दे दे, इसका ससुराल में तो क्या हाल होगा और कौन लड़का इससे शादी करेगा। एकदम मेरे मुंह पे, मैं बैठी हूँ वहाँ पे, मेरे मुंह पे बोली है ये बात कि कौन करेगा और ये। तो मेरे पापा ने कुछ नहीं बोला, मेरे पापा ज़्यादा बात नहीं करते। मेरे पापा ने बोला कि अगर वो तुम्हारे हिसाब से कैसी भी लड़की है, अगर ऐसी लड़की है कि बदमाश है या उसका कुछ है या ज़्यादा आगे निकल गई है, तो मेरे पापा ने बोला कि मेरी बेटी जैसी है, मालिक ने उसके लिए वैसा लड़का भी बनाया होगा, और वो आज नहीं तो कल उसको मिल जाएगा, मुझे इस बात की टेंशन नहीं है। उन्होंने ये नहीं बोला कि बेटा ऐसे क्यों करना है, या वो नहीं बोला कि आप मेरे बच्चों को, कुछ नहीं। हाँ, जो है वो होगा। अपने को इतना नहीं वो संताप पालना है किसी बात का कि आप बैठे हो ये सोच के कि मैं अपना रवैया अपना और मैंने कुछ गलत किया नहीं था, मेरे हिसाब से मैंने कुछ गलत नहीं किया था अगर मैंने अपनी मम्मी को बोल दिया कोट निकाल के दे दो तो वो मेरे पापा मम्मी और हम में वो अथॉरिटी, वो हायरार्की, वो सब नहीं है। हमारे घर में सब इक्वल है। मेरे पापा भी उतना ही घर में काम करते हैं जितना मेरी मम्मी करती है, शायद मेरे पापा ज़्यादा ही करते होंगे। और मैं, मेरा भाई, हम लोग सब वैसे ही है। मेरा भाई, उनकी मेरी जो भाभी है काबू, उनके साथ वो अमेरिका में रहते हैं, उनके बच्चे, सब मिलजुल के हमारी फैमिली बहुत बहुत रिलैक्स फैमिली है। तो और पापा का हमेशा से ये रहा है कि आप रोक टोक नहीं कर सकते किसी पे। आप किसी को कुछ बोल ज़रूर सकते हो, किसी को सलाह दे सकते हो, मशवरा दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, किसी के निर्णय नहीं बदल सकते आप। वो तो वो कर ही मानेगा, जिसको जो करना है वो करेगा ही। आप क्या कर लोगे? आप तो बोल के खराब ही बन जाओगे। आपने बोल दिया कि नहीं ये चीज़ मत कर, आप खराब बन गए। अब कल को हो सकता है उस चीज़ से उसका कुछ अच्छा हो सकता था जो आपने उससे छीन लिया, या उस चीज़ का आपने उससे करवा दी और उसका कुछ ख़राब हो सकता था, जो उसका हो गया है। तो जिसको जो करना है करने दो। ये मैं, मेरे दोस्तों के साथ भी मेरा ये रिलेशनशिप है, आपको जो करना है आप करिए। आपसे अगर कोई गलती हो गई तो आपके एज योर फैमिली, एज योर फ्रेंड, माई वर्क इज़ टू सपोर्ट, टू बी देयर फॉर यू, कि चलो अब ये हो गया, अब इससे आगे कैसे बढ़े। मेरा काम आपको रोकना है, आपके डिसीजंस बनाना नहीं है। तो वो पापा से वो हमेशा, वो मम्मी का भी वही है। अब मैं अपने पापा मम्मी को लेकर बहुत कच्ची हूँ। मतलब मैं बहुत, वैसे मेरी इमेज है कि स्ट्रांग है, मैं अपने पापा मम्मी को लेकर बहुत कच्ची हूँ। मतलब मेरे पापा या मम्मी मुझे कोई फ़ोन करके जरा सा भी बोल दे, मेरे पापा के पास पहुँचने में मुझे बहुत टाइम लगता है। मेरे पापा मम्मी कहीं अभी उनका काम वाम कहीं और चल रहा है, तो वो कहीं और स्टेशन है, अभी इंदौर में नहीं है, तो वहाँ पहुँचने में टाइम लगता है। पर मेरे पापा मुझे फ़ोन करके बोल दे कुछ कि ज़रा सी तबीयत ऊपर नीचे हो गई, कुछ हो गई, मैं तुरंत चली जाऊँगी। अभी काम वाम छोड़ के मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं कुछ भी अपॉर्चुनिटी हो मैं बोल दूंगी कि परसों देखेंगे, अभी तो मैं अपने पापा से मिलने जा रही हूँ। हम कहीं जाते हैं, मेरा और मेरे भाई का दोनों का वो है कि भैया की भी जितनी छुट्टियाँ होती है सब मिला के वो घर वालों के साथ घूमने आता है, उनके साथ समय बिताने आता है या हमको वहाँ बुलाता है। मेरा भी वही है कि मैं हर त्यौहार अपने माँ बाप के साथ मनाती हूँ। मैं कोई भी छुट्टी होती है मैं अपने घर जाती हूँ। हम लोग घूमने जाते हैं तो बिटवीन माई ब्रदर एंड आई, वी मेक श्योर कि वो एकदम इन्जॉय कर रहे हैं, वो एकदम पूरा, उनको पूरी कंफर्ट है, उनको सब कुछ वो है। और मेरा शो भी उसी बारे में है, जो मेरा अभी शो मैंने टूर अनाउंस किया है, मेरी गलती है। वो मेरे पापा मम्मी को मैं और भैया घुमाने ले गए, उसी के बारे में कि क्या फ़न हुआ। हम लोग ऐसे हैं कि मतलब अगर हम सड़क पे चल रहे हैं पापा मम्मी के साथ
तो मैं अनाउंस करते हुए चलती हूँ कि अरे पापा देखना यहाँ पे नीचे पानी है, आपके जूते नहीं गीले हो जाए, मम्मी देखना थोड़ा सा लड़खड़ा नहीं जाओ, लाओ इधर दे दो, आपका बैग मुझे दे दो, और देख के चलना, फिसल मत जाना। तो हम माई ब्रदर एंड आई आर दैट हो। पर एट द सेम टाइम वी हैव द फ्रीडम टू कॉल देयर रॉन्ग। और शायद इसीलिए ओवर द इयर्स वो और ज़्यादा कूल बन गए हैं, क्योंकि हमने उनकी गलत बातों को वो नहीं किया कि यार माँ बाप बोल रहे हैं तो ठीक ही बोल रहे होंगे। नहीं, माँ बाप भी गलत बोल सकते हैं, बिल्कुल गलत बोल सकते हैं। और हम, मुझे और मेरे भाई को मेरे पापा मम्मी ने वो हक दिया है कि हम उन्हें बता सके कि ये बात ठीक नहीं है। तो अब तो वो बहुत ही ज़्यादा कूल हो गए। अब तो मतलब अब तो मेरे पापा मम्मी का मतलब ऐसा है कि उनका तो कोई जेंडर बाइफिकेशन वो भी नहीं है कि हाँ मतलब लड़का लड़की दोस्त है, जैसे दोस्त है वैसे ही। हमेशा से बचपन से मेरे लड़के दोस्त रहे हैं, पर एक वॉल हमेशा मेंटेन रही थी। अब तो मतलब ऐसा है कि हाँ ठीक है, उसकी लाइफ है, वो जो कर रही है। हो सकता है मेरी लाइफ जैसी भी रही है उससे उनको कॉन्फिडेंस भी मिल गया है कि शी इज़ केपेबल ऑफ मैनेजिंग हर सेल्फ। पर अब बहुत कूल हो गए हैं, अब तो मतलब एकदम दोस्त ही है, आप समझ लो। बहुत सारी बातें आपने ऐसे बोल दी जो कि मेरे को लग रहा है कि बहुत रेजोनेटिंग है। और आई एक्चुअली डोंट हैव एनीथिंग टू से बिकॉज मेरे को बड़ा मतलब सुनने में अच्छा लग रहा है कि आप बस बोलते रहो और मैं सुन रहा हूँ बिकॉज इट्स सो। हाँ, और समझ नहीं आया पर सुन के अच्छा लगा। नहीं, समझ भी आया और सुन के भी अच्छा लगा दोनों ही है, क्योंकि certain things that and resonates very hard with what you said in terms of you mentioned ki it's very important to know that they can also be wrong. ज़रूरी नहीं है कि just because their parents or just because वो बड़े हैं तो उनका और सही ही होंगे in their thoughts or ideologies. In fact, I was giving a TED अभी कुछ दिन पहले, तो I shared about this only, how a parents or how a parent-child relationship changes over the years. And I was just sharing 3 stories. And one of the stories में मैंने यही बोला था कि वो भी गलत हो सकते हैं. You need to have मुझे that तो conversation. लगता है कि वो ज़्यादा गलत होते हैं क्योंकि उनको कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है ना दुनिया में क्या चल रहा है. हम कितने पीछे छूट गए यार. Exactly that. So मैच कर सकते हो क्या कि जेन ज़ी क्या कंटेंट बनाता है. मैं तो विश्वास ही नहीं कर सकती कि कैसे इनने क्या एडिट कर दिया, क्या बना दिया, क्या थॉट है इनका. तो मम्मी पापा तो, और उनके समय तो कंप्यूटर्स वगैरह थे ही नहीं. हमने तो फिर भी थोड़ा वो क्या बोलते थे उसको, डायल अप कनेक्शन पे थोड़े बहुत गाने वाने डाउनलोड करना सीख लिए थे. उनका तो कुछ था ही नहीं. तो वो तो मतलब और हमारा हो सकता है इस बात के लिए मुझे बैकलैश भी मिले, लोग मुझे कमेंट में बातें भी सुनाए. हम लोग मानते हैं कि माँ बाप जो है वो हमारे देवता है, वो भगवान है. ठीक है, मैं नहीं मानती कि मेरे माँ बाप भगवान है या देवता है. क्योंकि आप जब उनको भगवान या देवता बना देते हो ना, आप उनसे गलती करने का अधिकार छीन लेते हो. फिर आपको उनकी कोई भी जरा सी भी चीज़ है ना जिसकी वजह से आपको कोई भी डिस्कम्फर्ट वगैरह फील हो, आपको लगता है यार ये कैसे कर सकते हैं, ये तो मेरे भगवान है. अरे इंसान ही है वो, हो गई यार बात. अब वो भी तो सीख ही रहे हैं. हाउ हैज थेरेपी चेंज्ड यू? आई डोंट थिंक थेरेपी लाइक इन पर्टिकुलर चेंज में. मुझे लगता है कि थेरेपी से मुझे एक तो एक आउटलेट मिला एक तरह से, एक वो हुआ. और थेरेपी से मुझे एक रिसोर्स मिली जिससे मुझे पता चला कि यार देयर आर थिंग्स दैट आई कैन लर्न अबाउट माई सेल्फ आउटसाइड ऑफ थेरेपी ऑल्सो. कि देर इज़ कि केवी जो है, कुमार वरुण, जो क्विजिंग विद द कॉमेडियंस करते हैं, absolutely, वो मैं पहले एक कोविड के टाइम पे एक इंस्टाग्राम लाइव शो करती थी, डेड एग्स विद आंचल, वो उसमें आए थे. उसने एक बात कही थी मुझे कि वो बहुत पता है उनको, बहुत लिटरेचर वो बहुत कंज्यूम करते हैं, उनको बहुत पता है, बहुत पढ़ते हैं वो. उन्होंने एक बात कही थी कि जो हमारा लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया जो है वो दुनिया की सबसे बेहतरीन लाइब्रेरी मानी जाती है. कि उसमें दुनिया की कोई भी चीज़ है उसकी इन्फॉर्मेशन है. अगर कोई इन्फॉर्मेशन दुनिया के बारे में चाहिए, लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया में है. और फिर उसने बताया था कि जो मोबाइल फ़ोन है, अब ऐसा बोलते हैं कि इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया से, जो आपके हाथ में है. तो वो चीज़ मैं थेरेपी से मैंने वो ली थी कि यार इसमें तो इन्फॉर्मेशन है ना कि मैं अपने बारे में क्या पढ़ सकती हूँ, क्या सीख सकती हूँ. तो मैं वो कंटेंट कंज्यूम करना सीखी. मैं सीखी कि कई चीज़ें हैं कि मैं स्पॉन्टेनिटी, इम्पल्सिवनेस में आप जो कर जाते हो, बोल जाते हो, या फीलिंग्स में आप जो इम्पल्सिव हो जाते हो, वो मैं सीखी कि जैसे मैंने आपको बोला कि टाइम हील्स एवरीथिंग. कि यू जस्ट हैव टू बी पेशेंट फॉर सम टाइम एंड सी हाउ इट मेक्स यू फील.
तो वो मैं एक चीज़ सीखी कि रिसोर्सेज मुझे थोड़ी मिल गई अपनी एंग्जाइटी को मैनेज करने के लिए कि हाँ चलो ठीक है, इसकी ये आज मुझे ये ओवर थिंकिंग हो रही है, फील हो रहा है, पर मुझे 2 महीने पहले भी ऐसा फील हुआ था, मैं थोड़ी सी एंग्शियस हुई थी और वो इतने समय तक रहा था। अगले दिन जब मैं सुबह वापस उठी थी तो वो चला गया था। तो आज का दिन अनकंफर्टेबल फील कराएगा पर अगले दिन ठीक फील कराएगा। ये सारी रिसोर्सेस जो मुझे मतलब क्या बोलते हैं उसको, टूल किट ऑफ मैनेजिंग योर इमोशंस, वो मुझे थेरेपी से मिला। अंडरस्टैंडिंग कि मैं रीड करके भी अपने बारे में पता कर सकती हूँ। किताबें पढ़ने का मुझे वैसे भी शौक है, तो मैंने ये मेंटल हेल्थ के बारे में किताबें पढ़ना शुरू करी और मेरे थोड़े से कॉन्वर्जेशंस अपने दोस्तों के साथ रिच हो गए कि मैं उनको सपोर्ट देने में थोड़ी सी और बेटर हो गई कि मुझे समझ में आ गया कि मेरा जजमेंट कम हो गया इन अ वे। ठीक है, जजमेंट जो है ना वो बहुत वो चला गया कि यार हम सब करते हैं, सब गलत हरकतें करते हैं सब, और शायद गलत ना भी हो तो भी वो हो जाता है। जैसे मेरा मानना है कि हम एक इंसान के कैरेक्टर को उसके पास से जज करते हैं और उसकी प्रिविलेज को उसके प्रेजेंट से जज करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है हमें किसी के कैरेक्टर को उसके प्रेजेंट से जज करना चाहिए और उसकी प्रिविलेज को उसके पास से जज करना चाहिए, क्योंकि कैरेक्टर आपका पास्ट की गलतियों से बन गया है और आपने आज अपने आप को सुधार के आपने बेहतर करके वो आप इंसान हो। पर आपके पास्ट में लैक ऑफ प्रिविलेज और एक्सेस ऑफ प्रिविलेज, आप आज क्या हो उस चीज़ में बहुत बड़ा एक वो रोल प्ले करता है। आपसे आज अगर कोई गलती हो गई तो लोग आपके कैरेक्टर को उसी से डिफाइन करेंगे ना। वो नहीं होना चाहिए। नहीं सॉरी, आपके पास आज अगर प्रिविलेज है तो लोग आपके प्रिविलेज को उसी से डिफाइन करेंगे ना। नहीं, आपके पास लैक ऑफ एक्सेस ऑफ प्रिविलेज आपके पास में था क्या, उससे समझ में आना चाहिए, क्योंकि आपकी बीइंग उससे बनी है। जैसे मेरे पास बड़े होते समय एक्सपोजर नहीं था कि एंटरटेनमेंट में कुछ काम कर सकती हूँ, कर सकती हूँ। अगर होता तो मेरी प्रिविलेज कुछ और होती एज इन द एंटरटेनमेंट, और दूसरी बहुत प्रिविलेजेस थी, मैं उसको डिनाई नहीं करती। तो उस वजह से मैं कुछ और हूँ आज। तो मेरा प्रेजेंट जो है वो मेरी पास्ट की प्रिविलेज से डिसाइड होना चाहिए और मेरा जो कैरेक्टर है वो मेरी प्रेजेंट की हरकतों से डिफाइन होना चाहिए, पास्ट से नहीं। तो वो चीज़ मैं बहुत अच्छे से इम्बाइब कर चुकी हूँ कि यार जजमेंट क्या है, आप करते तो हो ही 100% एवरीबडी डज इट, तो हम हाँ सब सभी करते करते हैं, करेक्ट। पर उससे ये टूल किट मिल गया है कि आप कोशिश कर सकते हो कि मैं ना करूँ। एक आउटलेट ऑफ सॉर्ट्स मिल गया है कि कि आप सपोर्ट दो, किसी को जजमेंट मत दो, आप सपोर्ट दो, सलाह मत दो, अगर मांगी नहीं है सामने वाले ने तो। But genuinely Aanchal, thank you so much for doing this. Thank you for having me यार, मुझे आपने अपॉर्चुनिटी दी अपने बारे में एक और साइड बताने की। तो आप मेरे से एक लास्ट सवाल पूछ लो, बिकॉज मेरे को लगता है हमने बहुत सीरियस एंड पे कुछ भी जो आपका मन है। नहीं ठीक ही है, मैं क्या पूछूं, मतलब और बताओ जिंदगी में क्या चल रहा है। ये तो लंबी कहानी है। भाई को समझ गया मैं, कुछ बात करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डन, थैंक यू सो मच। आप ये आउटरो कर दो कैमरा पे, चैनल को सब्सक्राइब करने बोल दो, दीपक पारिक चैनल का नाम है। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज फॉर लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट। दीपक, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, और मुझे बहुत अच्छा लगा ये सारी बातें करके। मुझसे पहले किसी ने ये इस साइड की बातें ज़्यादा की नहीं है, तो आई होप कि आपको मेरे बारे में कुछ और जानने को मिला होगा जो आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ आप दीपक के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दीपक का चैनल है दीपक पारिक यूट्यूब पर, इनका इंस्टाग्राम भी है, तो आप उनको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए, और बाकी के पॉडकास्ट भी देख ही लो, मेरा देख लिया है तो। बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। आई विल ऑब्वियसली लिंक Aanchal's Instagram, Facebook, YouTube, Tinder, Bumble, everything in the description. Please go check it out and tell me what your favorite part has been from this episode in the comment section. Also, we will be coming up with every new episode each Friday. So till then, thank you so much for watching. I will see you next Friday at 6 p.m. Thank you so much.